प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। आज मैं आपको अध्याय 3 आनुवंशिकी जेनेटिक्स के बारे में बताऊंगा। पाठ शुरू हो रहा है। देखिए, ये पाठ है 4 अंक का। पाठ 3 अंक 4 प्रश्नोत्तर। जो पेपर आता है उस पेपर में 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 2 + 2 = 4। इस तरह से प्रश्न आएगा। वर्तमान जो सत्र 19-20 का पेपर आया था, जो मार्च में लगा है, उसमें प्रश्न संख्या 23 पर 2 + 2 अंक में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस प्लस बैक क्रॉस प्रश्न है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस नाम से प्रश्न आया था। उसमें यह कहा गया था 23 क्वेश्चन में कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों भी उदाहरण से व्याख्या कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ जेनेटिक शब्द से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उन्हें आपको लिखवाना चाहूँगा। तो शुरुआत हमारी हो रही है आनुवंशिकी जेनेटिक शब्द। जो जेनेटिक्स से बना है, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था ना, वो बैटसन ने किया था 1905 में। कब किया था? 1905 में किया था। इस शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा शब्द जीन से हुई है। जीन से ही जेनेटिक्स बना। और आनुवंशिकी क्या है? सबसे पहली परिभाषा आनुवंशिकी की सबसे पहले शब्द है जीन। जीन से बना हुआ जेनेटिक्स। परिभाषा इसकी है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और भिन्नताओं का, जिसे सजीवों के लक्षणों की वंशागति। वंशागति का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाना। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी कहलाती है। अब सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द के बारे में जानेंगे कि बैटसन ने 1905 में जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम 1905 में बैटसन ने ग्रीक भाषा के शब्द जीन से
ग्रीक भाषा के शब्द जीव से क्या किया था, जेनेटिक शब्द का यूं कह दीजिए कि सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग वाटसन ने किया था, बैटसन के द्वारा किया गया था, और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इसलिए जीन से जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1905 में बैटसन ने किया, जो ग्रीक भाषा के शब्द जीन से उत्पन्न हुआ है। इससे उत्पन्न हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द जीन से उत्पन्न है। ये क्या, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किससे उत्पन्न है, ग्रीक भाषा के शब्द जीन से उत्पन्न है जेनेटिक्स, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। इसके बाद आप आनुवंशिक लक्षणों पर आ जाइए। आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण। देखिए आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण के तात्पर्य होता है सजीव कोई वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाते हो, संचरण कर जाते हो, हस्तांतरित हो जाते हो। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या, ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण के नाम से। क्यों, लैंगिक जनन के समय में युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मक क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिशन कर देते हैं। इन्हीं लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण के नाम से जानते हैं। इसको हेरिडिटी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इसकी शॉर्ट परिभाषा में लिख देंगे हम, सजीवों के वे लक्षण जिनका सजीवों के वे लक्षण जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, संचरण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के नाम से जानते हैं। और वंशागति किसे कहते हैं, वंशागति। वंशागति का तात्पर्य समझिए, हेरिडिटी वंशागति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले स्पेंसर ने 1863 में किया। वंशागति लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण ही वंशागति है। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण ही वंशागति है। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की वंशागति कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वंशागति के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि जीव विज्ञान की दर्शाना, जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का जब अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैंने आज 1905 में किया था।
और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। सजियों में जो लैंगिक जन्म की क्रिया होती है, अर्थात नर जन्नांग और मादा जन्नांग, नर जन्नांग के द्वारा बनने वाला शुक्राणु और मादा जन्नांग के द्वारा बनने वाला अंडाणु, दोनों का आपस में जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मकों के द्वारा जो विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है, यानी ट्रांसलेशन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण के नाम से जानते हैं। इन आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी, जनक पीढ़ी से किस पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में संचरणीय वंशावृत्ति कहलाता है। जनक से, माता पिता से उसके संतान में लक्षणों का चले जाना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशावृत्ति। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले स्पेंसर ने किया था। कब किया था? 1863 में। लैंगिक जनन के दौरान जो जीन विनिमय होता है, जीनों का क्रॉसिंग ओवर होता है, आदान प्रदान होता है, इसी के कारण ही एक ही जाति के सजीव के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो नया पॉइंट हमारा क्या आ गया? विभिन्नताएं। नया पॉइंट क्या था? हमारा पॉइंट आ गया क्या? लैंगिक जन्म के दौरान जीन में, लैंगिक जन्म के दौरान जीन विनिमय, लैंगिक जन्म के दौरान जीन विनिमय को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कहते हैं इसे हम क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय होने के कारण एक ही जाति है, एक ही जाति के सजीवों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाती है? सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं आ जाती हैं। सजीव के अंदर नए लक्षणों को प्रकट होने की विभिन्नता क्या है? ये कहलाएगा विभिन्नता। अब सबसे पहले आपके सामने आ गया है हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? नया प्रश्न है हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर ने किया। कितने में?
ट्रेस करें। अनुसार में हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1863 में स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। ये हेरेडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने 1863 में। अब इसके बाद आपके प्रश्न आ रहे हैं मेंडलवाद। नया पॉइंट हमारा क्या है? मेंडल ग्रेगर और मेंडल के बारे में नया पॉइंट है हमारा मेंडलवाद। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के, इसको कहते हैं हेजनडार्फ प्रांत के सिलिसियन नामक गांव में हुआ था। ये माली ब्राह्मण परिवार से थे। इन्होंने फिलोसफी से डिग्री की, लेकिन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में इनको पादरी बना दिया। पादरी से तात्पर्य होता है, जैसे हिंदुओं में मंदिर में पूजा करने वाले को पंडित कहते हैं, उसी प्रकार मुस्लिमों में जो उनकी मस्जिद होती है उसके अंदर पूजा आदि करने वाले को मौलवी कहते हैं। ईसाइयों में जो मंदिर होता है उसको चर्च कहते हैं, और वहाँ पर पूजा करने वाले को पादरी या फादर के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या थे कि 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में पादरी बन गए चर्च की, और चर्च में ही इन्होंने क्या किया, कुछ उद्यान मटर लगा दिए, गार्डन भी लगाए। और हम जानते हैं कि उसका नाम पाइसम सेटाइवम होता है वैज्ञानिक नाम, जैसे मटर। इन्होंने 7 साल तक लगातार उनका संकलन करवाया, 1856 से लेकर के 1963। इनके ऊपर यानी उद्यान मटर पर लंबा रिसर्च किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। वैसे इनकी कार्य के 1822 से लेकर के 1884 तक रहती है। इनको आनुवंशिकी का जनक के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि मेंडल ने ही सर्वप्रथम बाद में जो वंशागति होती थी ना, उनके नियमों का प्रतिपादन किया था, इसलिए इनके जो नियम है मेंडलवाद के नाम से जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 1856 से 1863 तक जब इन्होंने 7 साल तक उद्यान मटर के पादप पर संकलन करवाया, तो इनको निष्कर्ष प्राप्त हुए लगभग 1865। और इन्होंने जो निष्कर्ष 1865 में प्राप्त हुए उनको ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने इन्होंने उसको रखा शोध पत्र के रूप में। तो 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नाम से प्रकाशित भी कर दिया गया, छाप दिया गया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर यह आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। 6 जनवरी 1884 को ग्रेगर जॉन मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में यहाँ लिखवाना चाहूँगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 तक निकाल रहा है। अब ऊपर से इनको
का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। ग्रेगर मेंडल का 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया की हाइजेनबर्ग एजेंडार्फ प्रांत के सिलिसियन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एजेंडार्फ प्रांत की सिलिसियन नाम का है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसके बाद में आपको बताता हूँ कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही पादपों में वंशावृद्धि के नियमों का प्रतिपादन किया। क्यों कहा जाता है? पादपों में वंशावृद्धि के नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पादपों वंशावृद्धि के नियमों का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। अब मैं आपको बताऊं, सन 1842 में उन्होंने दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त की थी। मैं आपको बता दूं, सन 1842 मेंडल ने शिक्षा में दर्शन शास्त्र डिग्री प्राप्त की। कब किया? 1843 में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में पादरी बने। सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में पादरी बने। दिया गया पादरी बना दिया गया। चर्च में ही उन्होंने 1856 से 63 तक, सन 1856 से लेकर 1863 तक चर्च में ही मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण रिसर्च किया।
कंपल्सरी स्ट्रक्चर में मेंडल ने विज्ञान पर संकलन प्रयोग की। सातवें मेंडल ने विज्ञान पर संकलन प्रयोग की। इसके बाद 1865 में ब्रूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोध पत्र में प्राप्त निष्कर्षों को 1865 में ब्रूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोध पत्र में ब्रूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोध पत्र में प्रकाशित किया। इसके बाद जो सोसाइटी की वार्षिकी थी उसमें हिस्ट्री के शोध और सोसाइटी की वार्षिकी में इन निष्कर्षों को पादप संकरण पर प्रयोग नाम से प्रकाशित किया। इस नाम से पादपों में पादप संकरण पर प्रयोग पादप संकरण पर प्रयोग नाम से इनको प्रकाशित कर दिया। इन प्रयोगों के से प्राप्त परिणामों के आधार इन प्रयोगों से प्राप्त परिणाम क्या है? आनुवंशिकी के नियम, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया।
ये बात आपकी यहाँ पर आ गई कि मेंडल और 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु। लास्ट पॉइंट है 6 जनवरी 1884 को मृत्यु। यहाँ तक की बात मैं आपको पूरी कर रखता हूँ। मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिए हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। कहाँ हुआ? एजेंडार के सिलसिले नामक गाँव में हुआ। 42 में उन्होंने दर्शन शास्त्र से डिग्री करी। 43 में ऑस्ट्रेलिया के सोसाइटी जो थी चर्च उसके पादरी बन गए। वहीं पर उन्होंने जनमटर पर 7 साल तक अपना प्रयोग किया। निकलने वाले प्रयोग के निष्कर्ष को 65 में अपने सामने प्रस्तुत कर दिया। फिर ये पादपों पर संकरण प्रयोग नाम से सोसाइटी के वार्षिक में प्रकाशित भी हो गया। इन नियमों को आनुवंशिकता के नियमों के नाम से जाना जाता है। परिणामों का आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का परिवर्तन किया गया है। क्या हो गई है? मृत्यु। अब यहाँ तक की बात आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर के चलता हूँ और वो है मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण ग्रेगर जॉन मेंडल की सफलता के कारणों में पहला कारण है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। ये नहीं कि एक साथ कई सारे लक्षणों की दूसरी पीढ़ी में गमन करने के बारे में उन्होंने एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि मेंडल ने अपने संकट प्रयोग के लिए जो सभी आंकड़े थे उनका सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया था। सांख्यिकी सावधानीपूर्वक कैसा विश्लेषण था उनका? सांख्यिकीय विश्लेषण था संख्याओं के आधार पर। परिणामों को सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण कर लिया तो त्रुटि होने की संभावना बहुत कम। तीसरी बात, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया था। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया उचित पादप का चयन। मेंडल वाले की सफलता का पहला कारण क्या हो गया? उचित पादप का चयन। पहला पॉइंट है। दूसरा कारण हमारा क्या होगा? दूसरे पॉइंट को लिख देंगे एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति। एक समय में एक ही लक्षण की वंशावली एक समय में एक ही लक्षण की वंशावली का अध्ययन किया। तीसरी बात, और सभी परिणामों का सावधानीपूर्वक। तीसरा सभी परिणामों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण। तीन बातें कौन कौन से आ गई?
कि सबका सांख्यिकी विश्लेषण किया गया, और दूसरी बात उचित पादप का चयन किया। अगर मटर के पादप का ही चयन नहीं करता और अन्य किसी पादप का चयन करता तो समय नहीं लग सकता, और जो लक्षणों की वर्षगति थी वो भी प्रभावित कर सकती थी। इस प्रकार से उसने एक बार में एक ही प्रकार के लक्षणों की वर्षगति को क्या किया, अध्ययन। अब मैं आपको बताऊं मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, कि मटर के पादप का चयन पॉइंट निकालेंगे मटर के पादप का चयन। क्योंकि मटर के पादप का चयन, देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पादपों का ही क्या किया, चयन किया। क्यों किया, क्योंकि पहली बात तो ये जो था ना पादप एक वार्षिक ही था, यानी इसके ऊपर इसकी जो फसल प्राप्त की जाती थी एक साल में निकालती, एक वर्ष के बाद हमको नहीं निकाल, कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव हो सकता था इसके ऊपर। एक बात, एक द्विलिंगी पुष्प वाला पेड़ है, द्विलिंगी कैसा द्विलिंगी पुष्प वाला, द्विलिंगी यानी नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक ही पादप में विद्यमान है, इसलिए इसके अंदर स्वयं परागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशानुक्रम को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध वंशक्रम की प्राप्ति आसानी से क्यों की जा सकती है, क्योंकि द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वयं परागण की क्रिया संभव है, और स्वयं परागण की क्रिया के द्वारा समयुग्मजी अथवा शुद्ध वंशक्रम को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए भी इन्होंने मध्यान्ह मटर का ही सही किया। विपुंसन की क्रिया द्वारा परागण, विपुंसन का तात्पर्य होता है जैसे मान लीजिए द्विलिंगी पुष्प है किसी पादप, तो उसमें से किसी एक को हटा दिया जाए, नर पुष्प को हटा दिया जाए या मादा पुष्प को हटा दिया जाए, अपनी इच्छा के अनुसार क्या कराया जाए, कृत्रिम वृद्धि द्वारा उनका परागण की क्रिया करा दी जाए। इसलिए भी इन्होंने क्या किया, मटर के पादप को ही चयन की। चौथी बात, मटर के पौधे में अनेक लक्षणों के विपर्यासी रूप पाए जाते हैं, स्पष्ट रूप से विपर्यासी लक्षण दिखाई जाते हैं इसके अंदर, जैसे पौधे की ऊंचाई का लक्षण दिखाई दे रहा है, पौधे के लंबेपन का लक्षण दिखाई दे रहा है, पौधे के अंदर मौटेपन का लक्षण इस तरह से, ये क्या है, शुद्ध रूप से अपने आप क्या होते हैं, विपर्यासी लक्षण दिखाई दे जाते हैं। इसलिए इन्होंने उद्यान मटर का क्या किया था, चयन किया था। और मेंडल ने मटर के पौधे में जो 7 जोड़ी चयनित 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, कौन कौन से, देखो पहला तो नंबर 1 है पादप की ऊंचाई, लंबा पौधा जैसे पौना पौधा। दूसरी बात हमारे सामने आती है पुष्प की स्थिति, भाई पुष्प अक्षीय है या अप्रस्तुत है। तीसरी बात आई फली है जो पक गई है, उसकी आकृति भूली हुई है या संकीर्ण वाली है, और अपरिणम पकी हुई फली नहीं है, उसका रंग हरा है नीला है। पुष्प का रंग बैंगनी है या फूल का रंग सफेद है। बीज की आकृति गोलाकार है, बीज में झुर्रियां आ रही है, ये लक्षणों की वजह से है। बीज का रंग पीला है या बीज का रंग हरा है। ये 7 विपर्यासी चयनित 7 जो भी लक्षण थे, इन लक्षणों की आसानी से पहचान हो जाती है, इसलिए मटर के पादप का चयन किया। तो मैं मटर के पादप के चयन की पॉइंट आपको लिख देता हूँ। पहला तो लिख लेंगे हम कि मटर 1 वर्षीय पादप है, मटर 1 वर्षीय पादप है, इसलिए कम समय में कई पीढ़ियों का क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है।
दूसरी बात कि द्विलिंगी पुष्प होने के कारण मटर में द्विलिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्प है, और द्विलिंगी पुष्प होने के कारण क्या होगा, स्वयंपरागण के बाद स्वयंपरागण हमने यहाँ स्वयंपरागण के बारे में आपको बता दूं। स्वयंपरागण का तात्पर्य होता है कि अपने मूल परागण का अपने फूल की वर्तिका पर पहुंच करके निषेचन की क्रिया कर लेना ही स्वयंपरागण कहलाता है। और परपरागण है दूसरे फूल के परागण का किसी दूसरे फूल की वर्तिका पर पहुंच करके निषेचन की क्रिया करना परपरागण कहलाता है। तो स्वयंपरागण के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, समयुग्मजी पादप। समयुग्मजी पादपों को क्या कहते हैं, शुद्ध पादप के रूप में जानते हैं। इस नाम से जानते हैं समयुग्मजी पादप को शुद्ध वंशज। समयुग्मजी का मतलब शुद्ध वंश क्रम के नाम से इसको जानते हैं, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में बताऊं, तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊं कि इसमें विपुंसन की क्रिया के बारे में, विपुंसन क्रिया कृत्रिम परागण किया जाता है। किया जा सकता है। और चौथी बार है मटर की अनेक द्विपरयासी मटर के पादप के अंदर क्या पाए जाते हैं, विपर्यासी। विपर्यासी मटर के अनेक विपर्यासी, मटर के पादप में मटर में अनेक विपर्यासी लक्षण, मटर में अनेक विपर्यासी पाए जाते हैं। अर्थात कहते हैं कि मटर के पादप में लक्षणों के अनेक विपर्यासी मटर के पादप के लक्षणों में अनेक विपर्यासी भूत पाए जाते हैं। मटर के पादप के लक्षण में अनेक विपर्यासी पाए जाते हैं, जैसे पौधे की ऊंचाई के लक्षण में लंबा और होना, जैसे पादप की ऊंचाई के लक्षण लंबा और होना। ये क्या हो गया, इसके
अलग अलग क्या हो गए हैं, लक्षण हो गए हैं। अब मैं आपको मेंडल के द्वारा मटर के जो पौधे में चयनित विपर्यासी कौन कौन से लक्षण थे उनके बारे में एक सारणी बना करके बताता हूँ आपको। सारणी में पर लिखेंगे कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चयनित मटर पादपों में चयनित मानी चुने हुए मटर पादप में चयनित 7 जोड़ी विपर्यासी नंबर 1 सबसे पहले ले लेते हैं पादप की लंबाई। पादप की लंबाई के कौन कौन से रूप हमारे सामने, एक पादप लंबा और एक पादप नंबर 2 में ले लें फूल की स्थिति, यानी फूल कहाँ आ रहा है भाई। एक तो फूल आता है कक्षस्थ कलिका में, उसको हम कहते हैं अक्षीय, और एक कहते हैं अर्धस्थ। अक्षीय और अर्धस्थ। तीसरी स्थिति में लेते हैं हम पकी हुई फली की आकृति, परिपक्व फली की पकी हुई फली की आकृति कैसी थी, फूली हुई थी, संकीर्ण थी, फूली हुई चौथा प्रश्न था, हम अगर ले लें अपरिपक्व फलीकरण में अपरिपक्व फली कैसी थी, कच्ची फली हरी थी, पीली। उसके बाद फूल का रंग कैसा था, बैंगनी था, सफेद। कि बीज की आकृति कैसी थी, बहुत ही झुर्रीदार बीज की आकृति ऐसा था बीज बहुत तरीका या वो बीज के दाने में झुर्रियां पड़ी थी। बहुत का झुर्रीदार था और बीज का रंग पीला था। अब आते हैं एक बार फिर देखें कि मटर पादप में चयनित जो डेविड और मेंडल द्वारा थे 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे। पहला था पादप की लंबाई देखी जाए तो लंबाई में या तो होना होता है या फिर लंबा होता है। फूल की स्थिति का सही अक्षीय पुष्प पाता है या परिपक्व पकी हुई फली की आकृति या फूल भी होती है या फिर बीच में संकीर्ण वाली परिपक्व फली का या तो हरा होता है या फिर पीला होता है। फूल का रंग देखा जाए तो फूल बैंगनी होता है या फिर वो सफेद रंग का फूल होता है। बीज की अगर आकृति को देखें तो बीज गोल होता है या फिर बीज छुरेदार होता है। और
बीज के रंग को देखा जाए तो या तो बीज पीले होते हैं या फिर हरे होते हैं। इस तरह से 7 जो चयनित लक्षण थे वो आए। अब 6 जनवरी 1884 को ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बहुत सालों तक ग्रेगर जॉन मेंडल के जो ये शोध पत्र थे आनुवंशिकता के नियम ये यूं ही पढ़े। फिर अनेक वर्षों की उपेक्षा के बाद सन 1900 में जाए 3 वैज्ञानिक आए। उन 3 वैज्ञानिकों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के जो ये आनुवंशिकता के नियम थे इनकी पुनर्खोज की, दोबारा से उनको जांचा। पहला तो था हुगो डीवरीज, दूसरा था पॉल कोरेंस और तीसरा था एरिक वॉन सेल। इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के ये जो आनुवंशिकता के नियम थे, इन आनुवंशिकता के नियमों का दोबारा से क्या किया, खोज किया और ये मेंडलवाद की पुनर्खोज करता क्या। आप आपकी पुस्तक में 34 पेज पर देखेंगे मेंडलवाद की पुनर्खोज करता। मेंडल द्वारा जो प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम थे वो लगभग 35 साल तक उपेक्षित पड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, हॉलैंड का तो हुगो डीवरीज था, जर्मनी का पॉल कोरेंस था और ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन सेडलबैक था। इन्होंने सन 1900 में जाकर के इन दोबारा से इन नियमों की रीडिस्कवरी करी, दोबारा से खोज करी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनः खोज के नाम से जाना है और इसे पुनर्खोज के नाम से देखिए। अनेक वर्षों तक उपेक्षा के बाद यानी लगभग 35 वर्ष की, लगभग 35 वर्ष की उपेक्षा के पश्चात सन 1900 में ग्रेगर जॉन मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों की की गई। किस किस ने की, इन्हें खोजने वाले 3 वैज्ञानिक थे। नंबर 1 कौन कौन से, इनमें नंबर 1 पहला वैज्ञानिक था हॉलैंड का हुगो डीवरीज। हॉलैंड का हुगो डीवरीज, हुगो डीवरीज, क्या नाम है इनका, हुगो डीवरीज, हुगो डीवरीज। ये हॉलैंड का था। नंबर 2 हॉलैंड का हुगो डीवरीज
नंबर 2 जर्मनी का कार्ल कोरेस, जर्मनी का कार्ल कोरेस। और तीसरा ऑस्ट्रिया का एरिक शेरमान। क्या नाम था उसका? एरिक वान शेरमान, एरिक वान शेरमान। ये थी मेंडल वाला जानकारी। इसके बाद में आपको मैं यहाँ आनुवंशिक शब्दावली की कुछ परिभाषाएं जो आपकी पेज संख्या 35 पर दी हुई है वो लिखवाना चाहूँगा। सबसे पहले मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्षागति के नियमों को समझने के लिए हमें उनके तकनीकी शब्दों को समझना होगा, जिनकी परिभाषाएं मैं आपको लिखवाता हूँ। और ये परिभाषाएं आनुवांशिक शब्दावली के नाम से जानी जाती है। जॉन मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के नियमों को समझने के लिए जिन तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे आनुवंशिक शब्दावली के नाम से जाना जाता है। मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए वंशागति के जो नियम थे उनको समझने के लिए तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला शब्द है जीन। जीन का तात्पर्य होगा एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला आनुवंशिकता। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला क्या कहलाएगा? एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक क्या कहलाता है? जीन। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता हो उसे किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। मेंडलवाद के उपयोग में लिए गए कारक यानी इसको फैक्टर कहते हैं शब्द को सबसे पहले किसने? जॉनसन ने नाम दिया। किसने नाम दिया था? जॉनसन। कारक जीव का कारक शब्द, कारक शब्द का प्रयोग जॉनसन।
रासायनिक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने किया। इसके पश्चात आप बताइए युग्म विकल्प। सबसे पहले किस पर? युग्म विकल्प। युग्म विकल्प में हम लिखेंगे एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के दो विपर्यासी स्वरूप युग्म विकल्प कहते हैं। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के दो विपर्यासी स्वरूप युग्म विकल्प कहलाते हैं। अब युग्म विकल्प के अंदर आ जाएगा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। अब मैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी आपको कल आज के लिए धन्यवाद।